Hello, friends. Welcome to our session on Class 12 Partnership Accounting. Today, we'll study the essential features of partnership and explore when a partnership firm is distinct from its partners and when they are considered as one entity. So, let's begin. Essential features of partnership. First feature of partnership is two or more persons. It means at least two individuals are required to start a partnership business. मतलब एक सिंगल पर्सन जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। और जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लॉफुली वो साउंड माइंड के होने चाहिए। मतलब उनका दिमाग सही से काम करना चाहिए, वो मेंटली फिट होने चाहिए। और सेकंड रिक्वायरमेंट है कि वो लीगली क्वालिफाइड होनी चाहिए। मतलब लॉ की तरफ से उनके ऊपर कोई प्रोहिबिशन या कोई रोक नहीं लगी होनी चाहिए किसी भी तरह की। इसका एग्जांपल देखो, इंसॉल्वेंट पर्सन्स। इंसॉल्वेंट पर्सन्स जो होते हैं दे आर डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, सो जो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं ना बताया कि इंसॉल्वेंट पर्सन्स कौन से होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी लाइबिलिटीज ज़्यादा होती हैं। मतलब इनके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होते अपने डेट्स, अपनी लाइबिलिटी, अपना कर्जा पे ऑफ करने के लिए। ठीक है। सेकंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। हमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स तो पता लग गया 2, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं ये पॉइंट पढ़ के हमें पता लगेगा। थोड़ा सा टेढ़ा पॉइंट है, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 के 464 सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो ये नंबर डिसाइड कर सके। कौन सा नंबर की मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। ठीक है। और इस सेक्शन ने इस पे कैप भी लगा दिया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन तो बना सकती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, लेकिन वो पार्टनर्स 100 का नंबर क्रॉस नहीं करने चाहिए। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बता सकती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे, 80 होंगे, 90 होंगे, 100 होंगे, बट 110 नहीं हो सकते। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। और अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के थ्रू 50 पार्टनर्स ये नंबर डिसाइड किया है, ये नंबर प्रिस्क्राइब किया है एज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। सो जब भी क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं तो इसका आंसर होगा 50 पार्टनर्स। थर्ड फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज minor as a partner. Yes, a minor can be admitted as a partner but to share profits only. इसका मतलब है कि हम माइनर को अपने बिजनेस में साझेदार बना सकते हैं, लेकिन एज अ बेनिफिशियरी बना सकते हैं, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए बना सकते हैं। मतलब जो माइनर पार्टनर होगा वो बिजनेस की सिर्फ प्रॉफिट्स शेयर करेगा। अगर बिजनेस को कोई लॉस होता है तो उसका बर्डन माइनर पार्टनर के ऊपर नहीं आएगा। ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब ये जो माइनर पार्टनर है, जब ये मेजॉरिटी की एज अटेन कर लेगा, मतलब 18 साल का हो जाएगा, तब इसे एक स्पेसिफाइड पीरियड दिया जाएगा 6 मंथ्स का, जिसमें इसको ये डिसाइड करना है कि ये पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहता है या डिसकंटिन्यू करना चाहता है। और इस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अगर ये जो पार्टनर है ये डिसीजन नहीं ले पाता तो ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा कि उसने पार्टनरशिप की कंटिन्यूएशन को एक्सेप्ट कर लिया है। फोर्थ फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है कि जब 2, 3, 4, 5 लोग मिलके पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ प्रोविजंस, कुछ कंडीशंस भी उनकी सहमति होती है, कंसेंट होती है, तो उस को हम एग्रीमेंट बोल देते हैं। अब ये एग्रीमेंट जो है ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल का मतलब है कि 4 दोस्त हैं ABCD, उन्होंने मिलके बोल दिया कि हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना है, बिल्डिंग को बना के उसे बेच देना और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको आपस में बांट लेना है। तो इस एग्रीमेंट में उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो ओरली डिसाइड करी हैं कि कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, किसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, PSR रेशो क्या होगी, मतलब प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस रेशो में शेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोविजंस है ये ओरल हैं, तो इसको हम ओरल एग्रीमेंट बोलेंगे। और इन द आइज ऑफ लॉ
ये एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट जो है ये वैलिड माना जाता है। बट यही प्रोविजंस अगर ये ABCD जो हैं ये इन राइटिंग कर दे तो हम उसे रिटर्न एग्रीमेंट बोल देते हैं, और रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी बोला जाता है। ठीक है, देखो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए इट इज़ रिकमेंडेड कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न में होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए, लेकिन फोर्सफुल नहीं है कि राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, जस्ट एक रिकमेंडेशन है, और वो भी लॉ की रिकमेंडेशन, ये एक जनरल रिकमेंडेशन है। लॉ की आइज में पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, वो दोनों जो है वो वैलिड माने जाएंगे। बिजनेस, अब पार्टनरशिप स्टार्ट करी है, पार्टनरशिप फॉर्म करी है, उसका मोटिव अगर बिजनेस करना नहीं है तो ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप का मेन फीचर है बिजनेस कंडक्ट करना। ठीक है, अगर कुछ लोग मिलके पार्टनरशिप के नाम पे एक ग्रुप बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम मिलके गैम्बलिंग करेंगे, तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, ये भी पार्टनरशिप का एक असेंशियल फीचर है। देखो, अगर किसी पार्टनरशिप में पार्टनर्स प्रॉफिट या लॉस शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इसका एग्जांपल है, देखो एक पर्सन है मिस्टर ए, ये ABC ब्रदर्स में काम करते हैं, ABC ब्रदर्स के लिए काम करते हैं, लेकिन इन्हें प्रॉफिट्स में शेयर नहीं मिलता इन्हें। ठीक है, तो ये ABC ब्रदर्स के पार्टनर नहीं हुए, ABC ब्रदर्स के एम्प्लॉय हुए। राइट, हमारा नेक्स्ट फीचर है पार्टनर्स एज एजेंट एंड प्रिंसिपल्स। ये वाला फीचर एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखो, प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल एक ओनर है या बॉस है जो अपने आगे एक एजेंट अपॉइंट करता है, और ये एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे डिसीजन लेता है। ठीक है, अब ये जो एजेंट ने जो भी डिसीजन लिए हैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उन डिसीजंस के लिए प्रिंसिपल जो है ये लाइबल होता है, प्रोवाइडेड एजेंट ने जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी एक्शंस परफॉर्म किए हैं, वो उसने प्रिंसिपल के द्वारा डेलीगेटेड अथॉरिटी के स्कोप में ही किए हैं। मतलब उसको जो भी अथॉरिटी दी गई है उसके अंदर रहकर उसने वो एक्शंस लिए हैं, वो डिसीजंस लिए हैं, तो उस केस में प्रिंसिपल जो होगा वो एजेंट के एक्शंस के लिए, डिसीजंस के लिए वो लाइबल होगा। ठीक है, अब पार्टनरशिप के केस में ये रिलेशनशिप किस तरह से फिट बैठता है ये हम पढ़ेंगे। देखो, ये फीचर हमें क्या बता रहा है कि पार्टनर एजेंट भी हैं और पार्टनर प्रिंसिपल भी हैं। देखो कैसे, पहले हम पढ़ेंगे पार्टनर प्रिंसिपल कैसे हैं। हमने ये पढ़ा कि प्रिंसिपल जो है वो ओनर है, वो बॉस हैं, तो पार्टनर्स भी जो है वो अपने पार्टनरशिप बिजनेस के ओनर्स हैं। ईच पार्टनर को ओन्स अ बिजनेस विद हिज अदर पार्टनर। ठीक है, दे शेयर प्रॉफिट्स, और बिजनेस के जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं उसमें पार्टनर्स की जो है वो सहमति, कंसेंट लिया जाता है। सो एज अ रिजल्ट पार्टनर्स जो है वो प्रिंसिपल्स हैं। अब ये एजेंट कैसे हैं? देखो, जब हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने फोर्थ पार्ट जो था उसमें क्या पढ़ा था कि वन पार्टनर कैन टेक डिसीजंस फॉर एंटायर पार्टनरशिप। अब इसका क्या मतलब हुआ? एंटायर पार्टनरशिप का मतलब होता है ऑल द पार्टनर्स। तो एक पार्टनर जो है, जब वो पूरी पार्टनरशिप के बिहाफ पे कोई डिसीजन ले रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो डिसीजन बाकी के पार्टनर्स को इम्पैक्ट करेगा। अगर ABCD 4 पार्टनर्स हैं, D ने कोई डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन का इम्पैक्ट जो है ये इन चारों पे आएगा। ठीक है, और इस डिसीजन का जो भी आउटकम होगा उसके लिए ये चारों जो है ये अकाउंटेबल होंगे। ठीक है, तो ये मतलब हुआ इस लाइन का, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। सो एज एन एजेंट जो पार्टनर्स हैं वो दूसरे पार्टनर्स के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए गए हैं पार्टनरशिप फॉर्म के इंटरेस्ट में, उन डिसीजंस के लिए वो भी बाउंड होते हैं। ठीक है, अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मतलब हुआ पार्टनर्स एज एजेंट एंड प्रिंसिपल का। अब देखो, क्योंकि पार्टनर एजेंट भी हैं और वो प्रिंसिपल भी हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम म्यूचुअल एजेंसी भी बोल सकते हैं। लास्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। देखो, पार्टनर्स की लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड होती है। अब इसका क्या मतलब है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है अगर किसी सिचुएशन में
फर्म की डेट्स, फर्म की लाइबिलिटीज आर मोर देन फर्म की एसेट्स, मतलब फर्म के पास इतने फंड्स नहीं है, इतनी एसेट्स नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटीज, अपने डेट्स को पे कर सके, तो उस केस में जो पार्टनर्स होंगे फर्म के, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है और उनको फर्म की डेट्स पे करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये मतलब हुआ इस फीचर का। दिस वाज द लास्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप। आई होप आपको फीचर्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, टॉपिक का नाम क्या है? पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म आइडेंटिटी क्राइसिस। पहले हम इसका मतलब जान लेते हैं, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म को किन सिचुएशंस में सेम माना जाता है और किन सिचुएशंस में सेपरेट माना जाता है। अच्छा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या मानते हैं। लॉ के लिए पार्टनरशिप फॉर्म कि कोई अलग से लीगल एंटिटी नहीं है, मतलब लॉ की आइज में पार्टनरशिप फर्म इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ पार्टनर्स। मतलब लॉ पार्टनरशिप फर्म को और पार्टनर्स को सेम मानता है, अलग अलग नहीं मानता। वैसा क्यों? ये अभी हमने लास्ट फीचर में पढ़ा था, क्योंकि अगर कभी फर्म के डेट्स जो हैं वो पे ऑफ करने के लिए फर्म की एसेट्स सफिशिएंट ना हो, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज को फर्म के डेट्स पे करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो लॉ ने फर्म की प्रॉपर्टी और पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी में डिस्टिंक्शन नहीं किया, जस्ट एक कंडीशन लगा दी कि अगर फर्म की एसेट सफिशिएंट नहीं होगी तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टीज को हम यूज कर सकते हैं लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए। इसलिए लॉ की आइज में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स जो है वो सेम है। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से। फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर सेपरेट। अब ये सेपरेट क्यों है? देखो, हम पार्टनरशिप फर्म के रिकॉर्ड्स जो है वो अलग से मेंटेन करते हैं, है ना, और पार्टनर्स अपनी फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंसेस का अलग रिकॉर्ड रखते हैं। अलग अलग रिकॉर्ड क्यों रखते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि पार्टनरशिप फर्म का स्टेटस क्या है, क्या इनकम आ रही है हमें, कितने एक्सपेंसेस हैं, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है, देखो, है ना, एसेट लाइबिलिटीज, इनकम एक्सपेंसेस, ये सब हमें फर्म के फाइनेंशियल रिकॉर्ड से ही पता चलता है। तो अगर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से हम पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को सेम मानने लगेंगे, इसका मतलब होगा कि हम दोनों के अकाउंट्स भी मर्ज कर देंगे, एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे। फिर पता ही नहीं लगेगा कि पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं और फर्म की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। नहीं पता होने की वजह से हमें फर्म की ट्रू पोजीशन नहीं पता होगी और हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द रीज़न कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग समझा जाता है। ठीक है, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई होप मैं इसको अच्छे से समझाने में सक्सेसफुल हुई हूँ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को और सिंप्लीफाइड तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।